कि टैक्स होता क्या है। अगर हम टैक्स को अंडरस्टैंड करें तो मैंने कहा था कि दिस इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन। ये क्या होती है? कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन होती है। और ये कंट्रीब्यूशन है तो हु इज अ कंट्रीब्यूटरी, कौन कंट्रीब्यूट करेगा? उसमें आपके सिटीजन्स होंगे, सिटीजन्स ऑफ द स्टेट होंगे। सिटीजन दो तरह के होते हैं अगर हम कहें तो, एक आपका नेचुरल पर्सन और दूसरा कौन सा? आपका लीगल पर्सन। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी, नंबर 3 पे आपका इसका मकसद क्या होगा इस कलेक्शन का? आपका वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा था? ये क्या टैक्स ऐसे ही कलेक्ट किया जा सकता है? नो। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि अंडर द कमांड ऑफ लॉ, किसी लॉ के तहत कलेक्शन होनी चाहिए। बगैर लॉ के तहत आपसे कलेक्शन नहीं की जा सकती। ठीक है, उसके बाद ये टैक्सेस इंपोज किए जाते हैं। वाई स्टेट इम्पोजेज टैक्सेस। ठीक है, उसमें सर क्या चीज़ें थी? उसमें सबसे पहली बात ये थी कि उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट ने अपनी मशीनरी को चलाना है। किसको चलाना है? टू रन द मशीनरी ऑफ द स्टेट। सर ये मशीनरी क्या है? मशीनरी की अगर हम बात करें तो सर इसमें आपके जितने डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, कौन से सर डिपार्टमेंट्स हैं? आपका एजुकेशन है, आपका हेल्थ है, आपका डिफेंस है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सारी चीज़ों को चलाने के लिए। ठीक है, अच्छा जी सर, उनको चलाएंगे। फिर उसके बाद हमने कहा कि अगर गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट करना हो तो टैक्स कलेक्ट करने के लिए लॉ तो होगा। तो सर पाकिस्तान में कौन से लॉज हैं? डिफरेंट किस्म के लॉज हैं, लेकिन लॉज के ऊपर हम फौरी तौर पे लैंड नहीं करते। हम थोड़ी सी कोशिश ये करते हैं कि पाकिस्तान में लॉज कौन कौन से हैं उनको थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। उनको समझने से पहले हम ये कोशिश करते हैं कि सर आपकी गवर्नमेंट टैक्सेस कैसे लगा रही होती है, उसकी अगर हम बात करें तो सर सबसे पहले हम बढ़ते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की स्टडी करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर आपका जो आर्टिकल नंबर 70 है और उसका सब आर्टिकल नंबर जो 4 है, उसमें एक चीज़ का जिक्र है। वो क्या चीज़ है? उसका नाम है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। हमने कहा ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट क्या है? उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि उसको ओपन कीजिए। मैंने सर आप लोग के साथ फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट को ओपन किया। जब हमने फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट को ओपन किया तो उसके अंदर अगर हम बात करें तो सर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, इसके हम 4th शेड्यूल पे चलेंगे। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट कहाँ पे है? 4th शेड्यूल में। जब सर हम 4th शेड्यूल पे जाते हैं तो इसके अंदर उसने आपको फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट दी है। ये क्या है सर? ये उन लॉज की बात करेगी जो लॉज किसके डोमेन में आएंगे? वो आपके फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन में आएंगे, क्योंकि नाम क्या है? ठीक है, अच्छा सर ऐसी चीजें जो फेडरल की डोमेन में नहीं आएंगी उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे रेजिडरी। क्या बोलेंगे? अब ये रेजिडरी कौन है? वो लॉज जो फेडरल के डोमेन में नहीं आते, वो किसकी डोमेन में आते हैं? प्रोविंशियल की डोमेन में आते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको डील करेगी। ठीक है, अब सर इनमें हम हर एक पॉइंट को, इनमें से हर एक पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? जो 4th शेड्यूल है हम उसको बोलते हैं एंट्री। क्या बोलते हैं? एंट्री। अगर सर हम एंट्री की बात करें, अगर हम इसके ऊपर जाएंगे, एंट्री नंबर 1 है। इस तरह चलते चलते वी आर मूविंग टुवर्ड्स एंट्री नंबर 43। वी आर मूविंग टुवर्ड्स एंट्री नंबर 43। जो एंट्री नंबर 43 है, 44 है, 47 है, ये कुछ डिलीट हुई हैं। तो सर ये जो एंट्रीज हैं ये आपको बताती हैं कि कस्टम ड्यूटी लगाना किसका काम है? फेडरल गवर्नमेंट का काम है। अच्छा, आपकी एक्साइज ड्यूटी लेना किसका काम है? फेडरल गवर्नमेंट का काम है। सर आपका इनकम टैक्स लेना किसका काम है? फेडरल गवर्नमेंट का काम है। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स नहीं, एग्रीकल्चर जो टैक्स है वो आपकी फेडरल गवर्नमेंट नहीं कलेक्ट कर सकती। हम वो कैसे है उसको देख लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पे डिफरेंट किस्म की एंट्री दी गई हैं। कॉर्पोरेशन की एंट्री दी गई है, सेल्स एंड परचेज की एंट्री दी गई हैं। ठीक है, कैपिटल वैल्यू टैक्स की एंट्री दी गई है, मिनरल्स एंड ऑयल्स की एंट्री दी गई है। ठीक है, तो ये डिफरेंट किस्म की एंट्रीज हैं जहाँ पे क्या हो रहा है?
जहाँ पे सर आपकी फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर्स आ गई कानून बनाने की। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने सर ये नोट्स मैंने वहीं से बनाए हैं, उन्होंने बेसिकली सर इन चीज़ों के लिए उन्होंने कहा कि आपके लिए उन्होंने डिफरेंट किस्म के ये जो एंट्रीज हैं कवानीन बनाए। सर वो कौन से कवानीन बनाए, अगर उन कवानीन की सर हम बात करें तो उन्होंने इन पॉइंट्स को मीट करने के लिए आइन से उठा के एक कानून बना दिया। कौन सा? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इन पॉइंट्स को मीट करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने क्या बना दिया, ये 3 कानून बना दिए। ये तीनों के मतलब 3 कानून अलग बना, दो के मतलब सर 3 नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक कानून में आएंगी, कुछ दूसरे में, कुछ तीसरे में। और लास्ट वाले के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैपिटल वैल्यू टैक्स बना दिया। तो इससे हमें पता चला कि अच्छा इनकम टैक्स का कानून ऐसे नहीं बना, इनकम टैक्स का कानून बनाने के लिए उन्होंने बैक एंड पे अपनी उनकी पावर सी कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर थी, उस पावर को एक्सरसाइज करते हुए हमारा कानून बना दिया। तो ये था कि हमारे इस कानून की बुनियाद कैसे पड़ी, ये कानून बना कैसे। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? अच्छा जी, फिर वो पॉइंट्स जो आपके फेडरल की पावर्स में नहीं आते, ऐसे कुछ कानून हैं जो आपके फिर किसकी पावर में आते हैं, प्रोविंसेस की पावर में आते हैं। किसकी पावर में आते हैं? प्रोविंसेस की पावर में आते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कर रही होगी, अपनी कानून साजी कर रही होगी। मेरी बात को आप फॉलो कर रहे होंगे। सर अगर इसकी हम बात करें कि सर यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है और यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ये वो है रेजिडरी वाले पॉइंट। ये कौन से पॉइंट्स हैं? रेजिडरी वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है सर, इसके बाद अगर हम डिस्कस करें कि सर अब ये है कि हमारे पास गवर्नमेंट ने कानून बना दिया। अच्छा जी सर, उन्होंने एक बुक बनाई, क्या किया उन्होंने, एक बुक बनाई, उसका नाम क्या रखा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अब जब उन्होंने ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये समझे एक बुक है आपकी, ठीक है, ये उसका मेन पेज है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। जब एक दफ़ा उन्होंने बुक बना दी, क्या ये बुक हर साल चलती रहे? नहीं। वजह क्या है सर, उस वजह को हम डिस्कस करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी गवर्नमेंट ने ये प्लान किया कि 1 जुलाई 2024 से लेके 30/6/2025 ये जो साल है, ये गवर्नमेंट का टैक्स ईयर कौन सा बनता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कौन सा होगा? 2025 होगा। 25 आपको कैसे पता चला भाई ये 25 है? चूंकि जहाँ पे एंड हो रहा है 30 जून, इसके साथ कौन सा ईयर अटैच है, ये वो वाला ईयर हो गया। कौन सा टैक्स ईयर बनेगा? 25। ये सर बात कहाँ पे लिखी हुई है? ये सेक्शन 74 सब सेक्शन 1 में लिखी हुई है। अब सर उन्होंने इसमें एस्टिमेट क्या किया, उन्होंने एस्टिमेट सर ये किया, उन्होंने कहा कि सर हमने ये प्लान किया है कि इसमें हमने ये 2 तराजू हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। उन्होंने कहा एक एक्सपेंसेस होंगे हमारे गवर्नमेंट के और दूसरी क्या होंगी, रेवेन्यू होंगे जो टैक्सेस से लेंगे। ये दोनों क्या होने चाहिए, पूरे साल के बराबर होने चाहिए। वो इस चीज़ को पहले देखते हैं, किस साइड को, एक्सपेंसेस को देखने के बाद वो क्या करते हैं, उसके ऊपर आपके जो रेवेन्यूज होते हैं वो प्लान करते हैं। अब चूँकि ये बुक बनी हुई है, उन्होंने जिस साल इसको लॉन्च किया था, फ़र्ज़ करें 2001 के अंदर, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन 2002 से हुई थी। तो अब आप मुझे ये बताइएगा, क्या ये बुक अभी तक हम वही पढ़ रहे हैं? नहीं सर, इसमें तो हर साल आपके जुलाई से तब्दीली आ जाती है, ये बुक बदल जाती है, पूरी नहीं बदलती, चंद सेक्शन बदल जाते हैं। कैसे सर बदल जाते हैं? वो बदल जाते हैं वाया आपका एक फाइनेंस एक्ट इंट्रोड्यूस होता है। क्या होता है? फाइनेंस एक्ट। सर फाइनेंस एक्ट क्या होता है? जब गवर्नमेंट जून पे खड़ी होती है, कब खड़ी होती है? जून पे। जब जून पे गवर्नमेंट खड़ी होती है तो उसके पास फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हम जून पे जाते हैं, आपके समझे 1/6/2025 स्टार्ट हो गया है और आपका बजट नेशनल असेंबली में पेश कर दिया जाता है। उसमें बताया जाता है कि इन 11 माह में हमने कितने खर्चे किए, कितने लोन लिए, कितने टैक्सेस कलेक्ट किए और हमारी अभी हालात क्या हैं। उन हालात को मद्देनज़र रखते हुए अगला साल, जो अगला साल आने वाला है, अगला साल कौन सा आने वाला है? 1/7/2025 कहाँ तक जाएगा? 30/6। इसका प्लान बनाया जाता है यहाँ पे खड़े होके। जब यहाँ पे खड़े होके इसका प्लान बनाया जाएगा तो उसमें प्लान कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए भी वो दोबारा से देखेंगे कि इस साल के खर्चे कितने हो गए। दोबारा से उनको खर्चे कैसे पता चलेंगे? सर खर्चे कैसे पता चलेंगे? उनको वो कहेंगे कि अच्छा उन 11 माह में कितने खर्चे हुए हैं और आगे कितने खर्चे होने चाहिए। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? उन्होंने जब एस्टिमेट किया, उन्होंने कहा कि सर यहाँ पे हमारे खर्चे पिछले साल, फ़र्ज़ कीजिए कि 11 माह में अगर
12,000 हुए हैं, तो अब अगले 12 माह में 11,000 नहीं होंगे, वो 12,000 होने चाहिए। उन्होंने कहा 12,000 तो तब होंगे अगर वो सेम हमारी रहे। क्या सेम रहे? अगर हमारे एक्सपेंसेस सेम रहे। एक्सपेंसेस तो सेम नहीं रहेंगे। सर सेम क्यों नहीं रहेंगे? आप मुझे बताइए, क्या गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ महकमों को बजट में इंक्रीमेंट नहीं देना? अगर वो इंक्रीमेंट फर्ज करें 10% का देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगले 12 माह का 12,000 नहीं होगा, इसके अंदर आप मजीद 10% इंक्रीमेंट लगाएं तो 1,200 रुपये का इंक्रीमेंट मजीद लगेगा। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? ऊपर से तो नहीं बातें जा रही। अब इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग अगले 12 माह का जो एस्टीमेट बनाएंगे उस एक्सपेंसेस का, फिर उसकी बेस पे वो कहेंगे अच्छा टैक्सेस कितने कलेक्ट हमें करने हैं, ठीक है। अब वो टैक्सेस जितने कलेक्ट करने हैं उसके लिए वो कहेंगे अच्छा बुक में क्या इतनी पावर है कि हम इतने टैक्स कलेक्ट कर सकें? नहीं सर इतनी पावर नहीं है, ठीक है। अगर वो इतनी पावर नहीं है तो फिर वो कहेंगे कि अच्छा कितनी पावर है उसकी? हम कहेंगे 10,000 कलेक्ट किया जा सकता है। उन्होंने कहा जहाँ जहाँ पे मज़ीद टैक्सेस लगाए जा सकते हैं कुछ सेक्शन नए बना दो, कुछ रेट चेंज कर दो, और आप क्या करें ना चाहते हुए कुछ ना कुछ यहाँ पे टैक्सेस मज़ीद इम्पोज कर दें। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? इस कानून में तब्दीली फिर कैसे आ रही होती है? फाइनेंस एक्ट क्या होता है? जब आपका बजट अप्रूव हो जाता है, आपका जिसको हम मनी बिल कहते हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन उसको क्या बोलता है? मनी बिल बोलता है। तो हम उसको फिर क्या बोल रहे होते हैं कि अब सर आपका ये फाइनेंस एक्ट बन गया। ये जो मैंने थोड़ी सी तमीद बन दी है कि आपका ये जो बजट होता है और ये फाइनेंस एक्ट होता है ये क्या चीज़ है और ये एस्टीमेट कैसे हो रहा होता है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होगी है? किसी के साथ डिस्कस कर सकते हैं ये एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा होता है? कन्फ्यूजन किसी को? जी जी ये मैंने एक एग्जांपल दी है, आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जांपल। हो सकता है कि ये मैंने 12,000 खर्चे कहे हैं, इस 12,000 में भी एक वो खर्चा जो 1,000 है, एक वो खर्चा जो 5,000 है, इसमें वो 25% इंक्रीज दे रहे हैं, यहाँ पे 10% दे रहे हैं। ये तो मैथमेटिकल एक लंबी वर्किंग है। ये तो मैंने ऊपर से आपको बस आइडिया दे दिया कि ये होगा कैसे। अगर आप इन्हीं चीज़ों को वो हिफज कर लेंगे फिर तो फायदा नहीं है। यस एक्सीलेंट, बजट ये होता है भाई। आज के बाद आप किसी बजट की बात करें तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि अच्छा अभी जून में अगले जुलाई से लेके अगले जून तक का वो एस्टीमेट बना रहे होंगे इस जून में खड़े होके। यस वो कहते हैं। और वो फिर मैं एक और चीज बताऊं, उसमें अभी ये हम एक एस्टीमेट कर रहे हैं, ये बजट पेश कर दिया जाएगा। पेश कर दिया गया तो उन्होंने कहा यार इस कानून में, इस बुक में इतनी सख्त ही नहीं है कि हम उतने पैसे कलेक्ट कर सकें। फिर वो उसको कलेक्ट करने के लिए कानून में तब्दीली लाते हैं। उस तब्दीली का नाम फाइनेंस एक्ट है। वो तब्दीली आपका जो असेंबली होती है वहां पे प्रेजेंट किया जाता है। भाई वो एक मजाक था, सीरियस नहीं हो जाना। किसी पार्टी से हम नहीं है, बाला तारे हम सारे लोग, हम पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हैं। अच्छा अच्छा अब सर इसके ऊपर एक चीज आपको बताता चलूं कि एक बात याद रखिएगा कि हमने करना क्या है। हमने ये समझना है जून में खड़े होके अगला जुलाई से लेके अगला जून उसके हमने एक्सपेंसेस निकाल लेने। जब उसके एक्सपेंसेस निकाल लेने हैं उसके बाद इसके बराबर देखा जाएगा कि हमने इतने ही पैसे इकट्ठे करने हैं टैक्स से, और जो फर्क फिर भी हम नहीं कलेक्ट कर पाएंगे तो वो कहाँ पे चले जाएंगे? IMF के पास। ठीक है, एक मिनट बस मेरे बच्चे। जब हम IMF के पास चले जाएंगे तो वहां से वो हम अपना फर्क पूरा कर लेंगे। कई लोग कहते हैं सर और टैक्स क्यों लगाते? भाई आप लोग की पहले ही और मेरे जैसे लोग की पहले ही सीखें निकल रही होती है कितना टैक्स, तो फिर वो मजीद लगाएंगे तो दवाई फिर जाएगी। अब सर इसमें आप एक बात समझें कि फिर अब ये जो उन्होंने प्लान किया कितने एक्सपेंसेस और इतने टैक्स कलेक्ट करने हैं, लेकिन क्या इतने हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्या कानून की बुक में इतने वो जो रेट दिए गए वो रेट यूज होके उतना कलेक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती? कलेक्शन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? सर पहले रेट 2% है, अगर 3% नहीं करेंगे तो वो कलेक्ट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनको मीट करने के लिए फिर होगी कानून में तब्दीली, तो उसको हम बोलते हैं क्या? फाइनेंस एक्ट। और फिर सर इस बला को क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? इसको बोलते हैं एनुअल बजट स्टेटमेंट। सर ये हर साल बढ़ता जाता है ना टैक्स? बढ़ेगा लाजमी। जी भाई जी एक चीज बताऊं आपको, जीरो बेस्ड बजट से मुराद आप ये कह लीजिए कि पहले तो हम लाइन बजट की बात करते हैं। लाइन बाय लाइन आप समझिए कि आपने पिछले साल का एक्सपेंस उठाने हैं, ठीक है, उसको लाइन बाय लाइन कंपेयर करना कैसे पिछले साल क्या होता है कि आप समझ लें कि तकाबली जायजा बना लेना, उसके कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना लेने। ठीक है, जीरो में हमारी कोशिश ये होती है कि हम कुछ सरप्लस में ना जाएं, ज़्यादा टैक्स ना इकट्ठा करें और कम भी ना करें,
हम बैलेंस रखें, जितने हमारे एक्सपेंसेस हैं सारे के सारे एक्सपेंसेस को कहीं से लोन भी ना लेना पड़े, एक्सपेंसेस और टैक्स को क्या कर लें, बराबर कर लें, यानी कि ना सरप्लस में जाए और ना ही डेफिसिट में बजट जाए। ठीक है, ये किताबी बातें हैं, ये जो आप लोग बात अभी कर रहे हैं ये किताबी बातें हैं। हमने तो प्रैक्टिकली समझा, कभी भी किसी कंट्री का बजट ऐसा नहीं होगा कि आपको शायद ही मिले, बल्कि इसको गलत समझा जाता है कि आप जितने एक्सपेंसेस है उतनी आप उस पर टैक्स लगा दें। बहुत कम है कि आपका, शायद जापान का आप देख लें या चंद कंट्रीज का देख लें, अदरवाइज आपका ये नेगेटिव में ही होता है। अमेरिका आपका लोन लेता है, उनका फाइनेंस एक्ट पढ़े, पर कितनी कंट्री से लोन लेती है, बात को फॉलो कर रहे हैं। भाई ने सवाल किया, इन्होंने कहा कि जो IMF से, भाई खामोश हो जाएं, IMF से जो लोन लेते हैं उसको कैसे वापस किया जाता है सर, वो बता दें। अवाम से लेके या कहीं और से लेके, हम दो किस्म की अप्रोचेस को फॉलो कर रहे हैं। कैसे सर? एक तो अप्रोच ये है कि हम, मुझे एक चीज़ बताइए, जब ऑलरेडी हमारा बजट डेफिसिट में चल रहा है, क्या मुमकिन है कि हम टैक्स लेके उसको वापस कर दें? ये ऐसे मिसाल है कि जैसे मैं इस भाई से लोन ले लूँ और इस भाई को पैसे वापस करने की बारी आए तो मैं इस भाई के पास चला जाऊँ, इससे पैसे लेके इसको दे दूँ। अच्छा, फिर एक आपने न्यूज़ में खबर सुनी होगी रोल ओवर की, वो ये होती है, इसको मैंने कहा यार मेहरबानी यार, ठीक है, इसको थोड़ा आगे 2 महीने 3 महीने टाइम दे दो, जिसको हम कहते हैं रोल ओवर। ठीक है, तो ये हमारा यही हाल चल रहा है कि या तो रोल ओवर करवा रहे हैं या फिर क्या कह रहे हैं, इधर से पकड़ा इसको दे दिया, उधर से पकड़ा उसको दे दिया। ठीक है, इफेक्टिवली अगर हम बात करें तो हमारी इतनी सख्त है ही नहीं कि यहाँ से तो हमारे एक्सपेंसेस ही पूरे नहीं होते। अच्छा, वजह क्या है सर कि क्यों नहीं पूरे होते? सर, जिन लोगों से सबसे ज़्यादा जो बोझ है ना वो सैलरी क्लास पे है। बिजनेस वाला कोई बंदा टैक्स देता ही नहीं है। ठीक है, और या फिर ये इंटेंसी, और जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो भी आप समझे कि अपनी ईमानदारी से टैक्स दें तो बड़े सारे मसले मसाइल हल हो जाएं। उसके बाद और बड़े सारे मसले मसाइल हैं कि जो FBR के अंदर के स्टाफ है वो भी, उनके अंदर भी बड़ी खराबियाँ हैं। ठीक है, ये नहीं है, इसका भी स्कोप माशाल्लाह से बहुत स्कोप बढ़ रहा है। टैक्स का स्कोप इतना बढ़ रहा है कि आपकी सोच है, आपके AE के साथ कन्फिगर होके, अभी जो बैंकों के साथ कन्फिगरेशन होने जा रही है, इतना स्कोप आने वाला है कि मैं तो कहता हूँ कि हर बंदे को टैक्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सिविल क्रिमिनल हर बंदा कर रहा है। ठीक है, और इसमें ये होता है कि नॉर्मली क्रिमिनल में तो हम ये नहीं दुआ कर सकते कि अल्लाह हमारा क्लाइंट एक और कत्ल कर दे ताकि हमारे पास और बंदा आए। ठीक है, आपके, लेकिन जब हम अपनी वो टैक्स की बात हो रही होती है तो उसमें ये हमारी कॉमन है कि हम तो कहते हैं कि हमारा जो क्लाइंट है पहले 1 फैक्ट्री या 2 फैक्ट्रियाँ हो जाएं। पहले फ़र्ज़ करें कि वो मिसाल के तौर पे कि मैन्युफैक्चरिंग करता है, ट्रेडिंग भी शुरू कर दे, इंपोर्ट करनी भी शुरू कर दे ताकि उसका काम बढ़े। ठीक है, उसके अकाउंट्स का काम बढ़े, जितना उसका काम बढ़ेगा तो हमारा काम ऑटोमेटिकली उसके साथ लिंक्ड है। लेकिन कभी आप सिविल क्रिमिनल की बात करें और इसमें आके उस बंदे की मजबूरी है काम करवाना। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके साथ बात करें दूसरी इसकी क्रिमिनल की, सिविल की, बेचारा पहले वो जी फलाने ने मेरी ज़मीन दबाई हुई है, फलाने मेरे साथ ये जुल्म कर दिया, फलाने ये जुल्म कर दिया। ठीक है, तो बात करें मसले थोड़े से फॉल्ट हैं अभी भी, मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि बिल्कुल ही ये जो मैंने आपको कहा ना कि थोड़ी खराबियां हैं, वो खराबियां हल हो जाए तो मैं कहता हूँ इनके पास भी हमें जाना ना पड़े। ठीक है, आपके कहने का मतलब है कि मजीद जो टैक्स है जी, कलेक्शन हो सकती है, डेफिसिट को कवर करने के लिए मजीद टैक्स इंपोज करके आप वो डेफिसिट नहीं कवर कर सकते अल्टीमेटली। वो करेंगे ना मेरे बच्चे। टैक्स पहले रेट बहुत ज़्यादा है, पहले अमाउंट ऑफ टैक्स बहुत ज़्यादा है। आप इस बात को क्यों नहीं समझते कि हाँ जी, कि आपकी चीज़ें अगर सेल टैक्स लगाएंगे तो चीज़ें कॉस्टली हो जाएंगी, आप इनकम पे लगाएंगे तो लोग की टेक होम इनकम कम हो जाएगी। भाई बैंकरप्सी इज समथिंग डिफरेंट, वो तो ऑलरेडी हम बैंकरप्ट हैं, वही यार ऑलरेडी। देयर इज डिफरेंस बिटवीन बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी इंडिविजुअल के लिए यूज होता है, आपका डिफॉल्ट कंट्रीज के लिए यूज होता है। ये कल भी एक सवाल हुआ था, मैं आपको इसलिए बताऊं कि बेसिकली आप इस एक बात समझ लें, ये हम एक बनाते हैं अकाउंट्स की दुनिया में चलते हैं थोड़ा सा। एक होते हैं आपके एसेट्स और दूसरी क्या होती हैं आपकी लाइबिलिटीज। आपके एसेट्स क्या है, आपके पास जो भी चीजें, आपका लैपटॉप, घर, गाड़ी, बंगला, हर चीज आपकी क्या बनती है, एसेट। और आपकी लाइबिलिटीज क्या, जितने लोग के आपने पैसे देने हैं। अगर एसेट आपके फर्ज कीजिए 40 रुपए के हों और आपने देने लोगों के 100 रुपए हों तो यू आर एट डिफॉल्ट पोजीशन। सर क्या मैं डिफॉल्ट कर गया हूं? नहीं, डिफॉल्ट आप तब करेंगे जब ये 100 रुपए वाले ये 10 लोग हैं, 10 के 10 लोग आपके पास घर आके बैठ जाएं, ठीक है, और वो कहें कि भाई साहब ये पैसे हमें दो, आप डिफॉल्ट करेंगे। अगर ये मांगने नहीं आते, मैं पता क्या करूंगा, एक 11 बजे से पकड़ूंगा, एक बंदा मांगने आ गया, उसको वापस कर दिया, ठीक है, उसको उससे टाइम आगे ले लिया। तो एक्चुअली में आपकी कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं और आपके लायबिलिटीज क्या हैं।
आप मुझे बताएं कि आपकी नज़र में कोई ऐसा तरीका आता है, वैसे डिस्कशन है कि कौन सा आपके जहन में आता है कि टैक्स लगाने के अलावा ये तरीका हो सकता है। तजारत बढ़ाने से अगर आप कहते हैं तो वो भी तो एट द एंड एक मिनट, तजारत पर कैसे टैक्स लगाएंगे? वो भी तो बिजनेस ही हो रहा होगा ना। आप इनकम टैक्स या सेल टैक्स इम्पोज करेंगे ना, ऐसे तो नहीं करेंगे। अच्छा फ़र्ज़ करेंगे कि यहाँ से एक बंदा अगर एक कोई चीज़ बेचेगा तो हमने चीज़ गिन के टैक्स देना, नहीं, हम उसकी इनकम पे टैक्स लगाएंगे या सेल पे टैक्स लगाएंगे। अच्छा, इंपोर्ट्स अगर कम करते हैं फ़र्ज़ करें, उसमें आपको क्या लगता है ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का टैक्स के साथ कैसे लिंक है, मुझे ये बताएं। एक चीज़ आपको बताऊँ कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इंपोर्ट करने के ऊपर भी टैक्स है और एक्सपोर्ट करने के ऊपर भी टैक्स है, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के ऊपर थोड़ा टैक्स है, वो इसलिए टैक्स है कि हमारे कंट्री को दूसरा एक मसला दरपेश है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके लिए हम कहते हैं कि अच्छा एक्सपोर्ट करो, थोड़ा टैक्स भी दे दो, लेकिन इंपोर्ट करते हो ठीक ठाक टैक्स लगाते हैं ताकि हमारा जो वो है ना लेन देन सेटलमेंट है वो जो है वो सही रहे, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहे, ठीक है। तो हाँ, वो फॉरेन एक्सचेंज में रेमिटेंस रोल अदा करती है। जी भाई, एक्सपेंसेस कम किए जा सकते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताओ, मैं एक मिसाल देता हूँ, आप इस बात को क्यों नहीं समझते कि अगर आपका हॉस्पिटल है, आपके मुलाजमीन है, आपको बताया जाए कि आपकी जो सैलरी है ना वो जो पिछले साल आप लाख रुपए लेते थे अब 90,000 हो गई। गवर्नमेंट कहाँ पैसे स्पेंड कहाँ करती है? सैलरीज हैं, आपके हॉस्पिटल्स हैं, आपकी किस किस्म के एक्सपेंस हैं? डिफेंस वालों को काम दे के देखें ना, किसी बंदे का काम आप बजट नहीं कर सकते वो जो उसको मिलता है। ये तो हाँ कुछ ऐसे एक्सपेंस आप कहते हैं सर नहीं पीएम हाउस के अंदर जो चाय आती है ना और लस्सी आती है वो कम कर दें, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ। ऐसे कुछ एक्सपेंसेस पे कंट्रोल हो सकता है, हर एक्सपेंस पे कंट्रोल नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ एक्सपेंसेस पे कंट्रोल किया जा सकता है। कितना आप कम कर लेंगे? आप टोटल बजट का फर्ज करें 10% कम कर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। आप ये है कि जहाँ पे 3 लोग काम कर रहे हैं ना, आप डाउन साइजिंग करेंगे। जो बंदा लगता है यार ये वेला बैठा रहता है, ठीक है, डिपार्टमेंट में 3 लोग हैं, हमें एक बंदे की ज़रूरत है, वो एक बंदे की वर्कलोड डालें, उसकी थोड़ी सैलरी भी बढ़ा दें, 2 लोगों को फारिग करें ताकि इसकी जो आधी सैलरी इस भाई को और मिल जाए, ठीक है, इसकी सैलरी बचे और इसकी बचे। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट लगाने में, गवर्नमेंट तो कहीं प्रोजेक्ट पे तो पैसे लगाती नहीं है। फर्ज करें आप जो कहते हैं ना मैं प्रोजेक्ट उसको लेता हूँ जहाँ पे हमें इनकम आएगी, तो आपकी गवर्नमेंट कौन से ऐसे प्रोजेक्ट लगा रही है जहाँ से उनको इनकम आ रही है? आपको क्या आपको पता है कि ऑलरेडी उनको सब्सिडी पे जा रही हैं वो चीज़ें। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आपको पता है कि इनसे तो पूरी ना होती है, सोलर पैनल वाला सिलसिला ना था, ठीक है। और उसके ऊपर भी मैं कुछ यूनिट्स की जानता हूँ कि वहाँ पे बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि वहाँ से कुछ ना कुछ ये जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से बिल्कुल जनरेट कर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के कितने नए मनसूबे ला रहे हैं, IPPs को जो कितने इन्होंने गंदे वो प्लान किए हुए हैं। मजीद टैक्स या मजीद लोन्स होते हैं, नहीं वो बस्ट ऐसा नहीं है। वो अगर ऐसे बताऊँ आपको, एक के बाद दूसरा जो है ना आपका वो हम रोल ओवर इधर से फर्ज करें कि कोई बड़ा लोन आ जाता है, सऊदिया के पास चले गया है, चाइना के पास चले गया है, ठीक है, उनको सामने में कह दिया अच्छा जी ये फलाना चीज़ गिरवी रखवा दी, तो हम अपनी चीज़ों को यही एसेट्स को गिरवी क्यों रखवा रहे होते हैं? यार देखो हम आपको पैसे दे नहीं सकते, ये मेरा मोबाइल ले लो, ये मेरी घड़ी ले लो, ठीक है, लैपटॉप ले लो, ये मेरा घर ले लो, ठीक है, तो हम यही उनको अच्छा मोटरवे दे दी, अच्छा एयरपोर्ट्स दे दिए। यस, प्राइवेटाइजेशन इज समथिंग डिफरेंट। इसमें हम अपना एसेट यूज कर दी जिससे हमने लोन लिया था उसको दे देते हैं, ठीक है ना, जो रेवेन्यू आ रहा है वो हाँ जी, वो फिर उनके पास चला जाता है, ठीक है। अच्छा जी, कॉन्स्टिट्यूशन और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में आपस में जो कनेक्शन है वो आपको समझ आ गया? अच्छा जी, एनुअल बजट स्टेटमेंट एंड आपका फाइनेंस एक्ट, इनमें जो कनेक्शन है ये भी आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं आपके 4th शेड्यूल का, वाल ऑलरेडी जिक्र हो गया। सर हम डिस्कशन करते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, ठीक है। कोई भी कानून होता है, कानून 2 तरह के होते हैं, या तो क्या होता है एक्ट होता है या फिर क्या होता है ऑर्डिनेंस होता है, ठीक है। एक्ट और ऑर्डिनेंस में डिफरेंस हमने उस दिन भी पढ़ा था शायद, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ कवानीन में रूल्स होते हैं और कुछ में रेगुलेशंस होते हैं। फाइनेंस एक्ट तो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, इसलिए दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें नोटिफिकेशन होती हैं, सर्कुलर्स होते हैं, सर्कुलर लेटर्स होते हैं, लीगल कोर्ट्स के डिसीजन ये ऑलरेडी आपको पता है। तो मेनली जो है मैं आपको इनका और इन 3 चीज़ों का जो आपस में कनेक्शन है इसको बताता हूँ, ठीक है, ज़रूरी है। सर आपका जो एक्ट है, पार्लियामेंट से कोई भी कानून पास है वो क्या है, एक्ट है। ऑर्डिनेंस 3 तरह का है, ये भी हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, गवर्नर वाला, चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर वाला और आपके इलेक्टेड प्रेसिडेंट वाला।
अब याद रखिएगा, किसी भी कानून को चलाने के लिए आपको सब्सिडी लॉ चाहिए होता है। दो चीज़ें होती हैं, डेलीगेट समथिंग डिफरेंट। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ और एक होता है प्रोसीजर लॉ। किन को पता है जी दोनों में डिफरेंस? बताएं जी। किताबों वाली बातें कर रहे हो, किसी को बढ़ाना पड़े तो उसको राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ही बताना है। एक होता है व्हाट टू डू, एक होता है हाउ टू डू। ठीक है, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं मिसाल देता हूँ समझाने के लिए। भाई रेलिवेंस इसके साथ हम माजला नहीं कनेक्ट कर सकते कि आप कहें कि मैं ये समझाने के लिए आपको एक दीनी एग्जांपल देता हूँ। कुरान मजीद में है कि नमाज पढ़ें, वो है कि आपका व्हाट टू डू, कि आपने क्या करना है, नमाज पढ़नी है। हाउ टू डू, कैसे पढ़ें, सुनना है। अब इस तरह आपको कुरान और सुन्ना में समझ आ गई कि एक क्या है व्हाट टू डू का आंसर कह रहा है कुरान मजीद, और आपकी सुन्ना किसका, आपका हाउ टू डू का। बिल्कुल इस तरह से आपके हम उस एग्जाम्पल को अब उससे बालातर होकर हम अलहदा हम कंसिडर करते हैं अपने सब्जेक्ट को, वो तो माशाअल्लाह दीन का मामला है, हम दुनिया के कानून में आते हैं। इसमें भी ऐसे है कि आप रिटर्न फाइल करें, व्हाट टू डू, रिटर्न फाइल करें। कैसे करूँगा, उसका फॉर्म कैसा होगा, वो कहाँ पे है, प्रोसीजर है। ये सब्सटेंटिव लॉ होता है और ये क्या होता है, प्रोसीजर लॉ होता है। अच्छा, मैंने रिफंड लेना है, आप रिफंड ले सकते हैं। कैसे लेना है, एप्लीकेशन। अब इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जो आपका इन दोनों चीज़ों का एक्ट हो, एक्ट के साथ रूल्स भी हो सकते हैं, रेगुलेशंस भी हो सकती हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। आपके ऑर्डिनेंस के साथ रूल्स और रेगुलेशन हो सकती हैं, कोई भी कानून हो। आप एक मिसाल के तौर पे देखें कि इनकम टैक्स अगर ऑर्डिनेंस है तो उसके साथ इनकम टैक्स रूल्स हैं, कंपनीज एक्ट है तो उसके साथ कंपनीज रेगुलेशंस हैं। ठीक है, तो हर एक मेन लॉ का एक सब्सिडी या अलाइड लॉ है जो कि क्या बताता है, प्रोसीजर बताता है उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन में, उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। तो ये डिफरेंस है, ये कनेक्शन है आपस में इन दो बॉक्सेस का। मेरी बात को फॉलो कर रहे होंगे। कानून एक्ट हो या ऑर्डिनेंस हो, डजेंट मैटर कि जो भी होगा उसके साथ रूल्स हो या रेगुलेशन हो, कोई मैटर नहीं करता कि मतलब वो जो भी डॉक्यूमेंट है, अब दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है, इसका इसके साथ या इसका इसके साथ, ये हमें क्लैरिटी होगी। ठीक है, अब सर नोटिफिकेशन, इसके लिए मैं आपको अपने कानून में लेकर चलूँगा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। नोटिफिकेशन को SRO भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैं आपको नोटिफिकेशन को दिखाता भी हूँ। आपने सर FBR की वेबसाइट पे जाना है, कोई बातें नहीं करनी, fbr.gov.pk। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, जब यहाँ जाएंगे तो यू विल सी हेयर SRO नोटिफिकेशंस। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे सर तो आपको पता चलेगा इनकम टैक्स के अलहदा SROs हैं, सेल टैक्स के अलहदा SROs हैं। ठीक है, तो हम क्लिक करते हैं इनकम टैक्स SROs के ऊपर। जब सर हम इनकम टैक्स SROs के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये डिफरेंट किस्म के SRO आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो SRO सर क्या है, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर। सर ये बला क्या होती है, ये इसका कानून में यूजेज क्या है, ये आते क्यों हैं सर, SRO को आप बताएं। सर SRO को पढ़ने के लिए मैं आपके सामने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को ओपन करता हूँ। आपने ऑर्डिनेंस को खोला, ऑर्डिनेंस में मैंने ऐसे नोटिफिकेशन का लफ्ज़ लिख दिया, किस चीज़ का, नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन में अभी कौन सा सेक्शन खुला है, 74, कौन सा खुला है, 74 सब सेक्शन 2A। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, द बोर्ड इन द केस ऑफ क्लास ऑफ पर्सन्स हैविंग अ स्पेशल टैक्स ईयर डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल टैक्स ईयर मे परमिट बाय अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। अभी जब नोटिफिकेशन का वर्ड किसी भी सेक्शन में आ जाए तो इसका मतलब ये है कि FBR, अब जब बोर्ड का जिक्र है तो यहाँ पे कौन SRO जारी करेगा, तो नोटिफिकेशन का क्या मतलब है, SRO। तो सर ये SRO होता क्या है, ये तो बता दें। ठीक है जी,
अगर सेक्शन में, किसी भी सेक्शन में, सर इसके अलावा कोई और सेक्शन दिखाएं, कहीं और लिखा हुआ है नोटिफिकेशन? सर मैं दोबारा नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये किसी और सेक्शन में लेके चलता हूँ, 99B। यहाँ भी आपका सेक्शन 99B भी क्या कहता है, नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। और इसमें भी क्या कह रहा है, बोर्ड। सर ये अब अगेन यहाँ पे भी क्या आएगा, SRO आएगा। सर समझ अभी भी नहीं आई, SRO आएगा है क्या? सर इस सेक्शन में जो कुछ लिखा हुआ है ये अपनी जात में नामुकम्मल है। क्या है? इस चीज को पूरा हम तभी समझ सकते हैं जब FBR क्या करे, एक SRO दे। सर उस SRO में होगा क्या, इस पूरे सेक्शन के बारे में, इस पूरे सेक्शन के बारे में कोई प्रोसीजर होगा। बेसिकली प्रोसीजर नहीं होगा, बेसिकली उसके अंदर लॉ होगा। क्या होगा? लॉ होगा। और जो वो लॉ होगा उसमें आपका प्रोसीजर भी होगा, इटसेल्फ लॉ भी होगा। इस सेक्शन को इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये भी होगा। ये सेक्शन डिटेल जो फुल इसकी आप कहें एप्लीकेशन चाहते हैं तो आपको SRO पढ़ना पड़ेगा। अगर आप SRO नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये, आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इसको हम लोग कहते हैं दिस इज व्हाट एक्सटेंशन ऑफ लॉ। इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, एक्सटेंशन ऑफ लॉ। एक्सटेंशन ऑफ लॉ किसको बोलते हैं? मैं आपको टेक्स्ट के कानून के तनाज़ुर में कह रहा हूँ, किसी और कानून के तनाज़ुर में नहीं, SRO को। और SRO क्या होता है? स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स। ठीक है, तो सर इसका कोई स्पेसिफिक सेक्शन है? नो सर। सर क्यों सेक्शन नहीं है? सर सेक्शन डिफरेंट है। जिस सेक्शन में गवर्नमेंट के पास पावर, गवर्नमेंट के पास नहीं, FBR के पास पावर है। जिस सेक्शन में FBR के पास पावर है उस सेक्शन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेन करना तो कहना गलत है, उस चीज़ को आप अप्लाई करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको एक्सरसाइज करने के लिए, उस सेक्शन के मकसद को अचीव करने के लिए क्या इशू होगा? SRO। क्या SRO की समझ आ गई है? और इसकी सारी इसकी बाइंडिंग वुकत कितनी है? सर ये क्या SRO बाइंडिंग होता है नहीं होता? इसकी वर्थ सर SRO इक्विवेलेंट टू लॉ होता है। क्या होता है? इक्विवेलेंट टू लॉ होता है। सर इक्विवेलेंट टू लॉ का क्या मतलब है? जितना लॉ पावरफुल होता है उतना ही SRO पावरफुल होता है। आप ये नहीं कह सकते कि सर ये जो सेक्शन है ये तो बनाया था किसने? पार्लियामेंट नहीं पावरफुल है, SRO तो FBR ने बनाया है। नहीं, पार्लियामेंट ने जब पावर ही किसको दे दिया है इस सेक्शन में, यहाँ डेलीगेट किया है, यहाँ पे हमें डेलीगेट कर दिया कि भाईजान इसको कौन बनाएगा, इसके ऊपर SRO प्रोसीजर को, वो आपकी गवर्नमेंट बना रही होगी। कौन सी गवर्नमेंट? मतलब गवर्नमेंट भी नहीं, आपका डिपार्टमेंट जो FBR है। अब इसके ऊपर FBR बताएगा कि इसको कैसे करना है। सर इसको थोड़ा सा समझ अभी भी नहीं आया, चले कोई मसला नहीं, अभी भी नहीं समझ आया, इसको हम देखते हैं। सर मैं आता हूं आपके साथ इनकम टैक्स, ये जो SRO FBR की वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, हम कोई सा भी एक SRO खोल लेते हैं, कोई सा भी एक क्या करते हैं SRO खोल लेते हैं। हम पहले वाला SRO खोल लेते हैं, इनकम टैक्स के मतलब ये फर्स्ट वाले SRO खोल लेते हैं। Here it is mentioned that कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसको और भी क्या कह रहे होते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ठीक है, आपका SRO है। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें सर, ठीक है, लिखा हुआ है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 468 का 4 पढ़ो। सेक्शन कौन सा हम ढूंढेंगे? 68। और उसका सबसेक्शन कौन सा पढ़ेंगे? 4। कहता है वहां पे क्या हुआ है? कहता है द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज प्लीज्ड। बेसिकली वो कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास वहां पे क्या है, किस चीज की पावर है? कहता है प्लीज टू डायरेक्ट दैट द फॉलोइंग अमेंडमेंट शैल बी मेड। अब ये पहले इसने नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें अमेंडमेंट कर रहा है, वहां पे उसकी पावर्स किस चीज की है? नोटिफिकेशन की। तो क्या स्पेसिफिकली मैं इस पोजीशन में होऊंगा कि आप लोगों को बताऊं कि किसी एक स्पेसिफिक सेक्शन के साथ SRO का ताल्लुक है? सर आप किसी एक सेक्शन का जिक्र नहीं कर सकते, हमें लॉ देखना पड़ेगा। लॉ के अंदर से हम देखेंगे, क्या हम लोग देखेंगे
कि भाईजान किसी नोटिफिकेशन का जिक्र तो नहीं है। भाई साहब फ़ोन को छोड़ दो। पिछली क्लास में आए थे आप, तभी जो है ना फ़ोन में क्लास में यूज़ नहीं करने देता। अगर आपको क्लास में ना बैठना हो तो आप चले जाइएगा बाहर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन जो होता है ये आपके लॉ के बारे में, अब इसमें हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। इन द अफोरसेड नोटिफिकेशन, या पुरानी नोटिफिकेशन की उसका बकायदा जिक्र किया कि पुराना नोटिफिकेशन उसका एसआरओ नंबर क्या है और उसका, अब यहाँ पे देखिए क्या यहाँ से नोटिफिकेशन से पता चलेगा कि ये क्या नंबर है, क्या डेट है? सर नहीं, अगर इस नोटिफिकेशन को हमने पहचान करनी है, फर्ज कर मैं कहता हूँ स्टूडेंट 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 स्टूडेंट, ओ भाई स्टूडेंट का इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, तो फिर आपके नोटिफिकेशन के क्या होते हैं, हम नंबर रखते हैं और नंबर को हम क्या कहते हैं कि एसआरओ नंबर, ठीक है, एसआरओ फलाना। अब आई का मतलब है इनकम टैक्स, ठीक है, 144 आई 2015, ठीक है। इन द अफोरसेड नोटिफिकेशन, ये जो पहले दिया हुआ है, आफ्टर द टेबल द फॉलोइंग शैल बी इंसर्टेड नेमली, ये कुछ उसने तब्दीलियां कर दी हैं, बात को फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह से अब इसमें उन चीज़ों को उसने फलानी चीज़ चेंज कर दी, फलानी चीज़। सर एसआरओ के जरिए पुराने एसआरओ में तब्दीलियां भी लाई जा सकती हैं। एसआरओ के जरिए किसी सेक्शन में पहले दी हुई चीज़ों को मजीद भी वो एप्लीकेशन दे सकता है कि इसको आप अप्लाई कैसे करें। क्लियर है जी? अच्छा जी, अब इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको एसआरओ के बारे में भी बयान कर दिया, दिस इज, और इसका ताल्लुक किसके साथ है, आपके रूल्स के साथ ताल्लुक है इसका? नहीं है सर, एक्ट के साथ है। सर अगली बात, सर्कुलर, सर्कुलर के लिए सेक्शन आपका 207 है, लेट मी कंफर्म इट कि 206 तो नहीं है कहीं, 207 है वैसे तो, फिर भी देख लेना चाहिए। 206 सर, सर्कुलर 206 किस चीज़ के बारे में है? सर अब हम पढ़ते हैं सर्कुलर के बारे में। सर्कुलर किस सेक्शन में है? सर ये क्या चीज़ है? सर एक चीज़ समझिएगा, अगर एफबीआर को किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना हो, किसको करना हो? एक्सप्लेन करना हो। किस चीज़ को सर एक्सप्लेन करना हो? लेट्स सपोज कि एक नया टैक्स इंपोज कर दिया, लोगों को समझ नहीं आ रहा, गवर्नमेंट के अपने स्टाफ को, फेडरल गवर्नमेंट के अपने स्टाफ को, एफबीआर के स्टाफ को समझ नहीं आ रहा, अवाम को, जनता को समझ नहीं आ रही, तो सर कैसे समझाएं? फेडरल गवर्नमेंट एक्सप्लेन करने के लिए, किस चीज़ को समझाने के लिए, कंसिस्टेंसी अचीव करने के लिए कि सारे लोग एक जैसा काम करें, तो क्या इशू करते हैं एक डॉक्यूमेंट, उसका नाम क्या होता है? सर सर्कुलर, यानी कि फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ होते हैं। ये लॉ नहीं होता, ये क्या होती है? एक्सप्लेनेशन होती है। क्योंकि ये भी अलग से इशू होते हैं, ये कानून के साथ, वैसे ये कानून का हिस्सा नहीं होते, लेकिन याद रखिएगा इसके लिए अलग से आपको, अगर मैं देखना चाहूँ सर अगेन एफबीआर की वेबसाइट पे जाऊँगा, तो यहाँ पर अगर मैं मेन वेबसाइट पे लैंड करूँ तो सर ये देख रहे हैं ऑर्डर या सर्कुलर्स, इसको ऑर्डर्स भी कहा जाता है, इनकम टैक्स सर्कुलर्स। यहाँ पे सर हम किसी सर्कुलर को खोल लेते हैं, सर्कुलर के जरिए, इस सर्कुलर के जरिए सर्कुलर के नंबर होते हैं, क्या होते हैं? सर्कुलर नंबर 3 ऑफ 2024-25। यहाँ पे कह रहा है कि मैं एक्सटेंशन दे रहा हूँ, ये इसकी पावर्स है, ठीक है, आपको पता है सेक्शन 214 ये में, इसको बाद में पढ़ेंगे, खैर इसको भी छोड़ दीजिए, अगला हम सर्कुलर पढ़ते हैं, उससे अगला सर्कुलर को पढ़ते हैं। अब ये देखिएगा, एक दफ़ा टैक्स लगा था 7E का, उसको मैं कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत आपको बढ़ाऊँगा। जो 7E का टैक्स था ना, कई लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर मल्टीपल सर्कुलर जारी किए, उनमें से एक सर्कुलर ये भी, उसमें वो समझाता है कि इस चीज़ को आपने अप्लाई कैसे करना है। यानी कि सर्कुलर के जरिए क्या किया जा रहा होगा? सर मैं समराइज करता हूं, सर्कुलर के जरिए आपकी एफबीआर एक डॉक्यूमेंट जारी करेगी, उस डॉक्यूमेंट के जरिए किसी भी सेक्शन को एक्सप्लेन किया जा रहा होगा, ठीक है, कि आपने उस चीज़ को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। वो आपके एफबीआर के अपने स्टाफ के लिए भी होगा और वो जनरल पब्लिक के लिए भी होगा। सर मकसद क्या है? सर इसका मकसद ये होगा टू अचीव द कंसिस्टेंसी इन एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा जी, सर इसकी अगर वक़्त क्या होगी? सर पहले तो आपने बताया था कि एसआरओ तो ऐसे ही पावरफुल होगा जैसे आपका क्या होता है, क्या पावरफुल होता है?
बताइएगा, लॉ पावरफुल होता है। सर इसके बारे में आप हमें बता दें कि इसके बारे में क्या आप कहते हैं कि ये कितना पावरफुल होगा, ठीक है, ये कितना पावरफुल होगा। सर इसके लिए अगर हम बात करें तो हम सेक्शन 214 में चलते हैं। कहाँ पे? सेक्शन 214 में, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा, इनकम टैक्स, यस, बाकी 214 में और चीज़ है, इसी में उसने दे दिया। सर्कुलर इशूड बाय द बोर्ड, ये भी कौन इशू करेगा? सर्कुलर की इशू करने की किसकी पावर है? शैल बी बाइंडिंग, लेकिन किसके ऊपर? ऑन ऑल इनकम टैक्स, यानी कि एफबीआर के लिए, अपने लिए वो क्या है? बाइंडिंग है। अच्छा, और शैल नॉट बी बाइंडिंग, लेकिन टैक्स पेयर के बाइंडिंग नहीं है। सर ये क्या बात होगी? ये डॉक्यूमेंट है किनका? सर्कुलर डॉक्यूमेंट है किनका? बोर्ड का। बोर्ड क्या है तो स्टाफ जो जितने लोग उनके पास काम करते हैं वो उनके एम्प्लॉइज हैं, तो उनके ऊपर तो उनको लगना चाहिए। लेकिन टैक्स पेयर को लॉ में इसके लिए गुंजाइश दे दी कि अगर टैक्स पेयर चाहे कि मैं सर्कुलर को नहीं मानता, तो कानून कह रहा है वो ना माने। एक तीसरे किस्म का डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि एक तो एफबीआर, देखिए कानून बनाना तो फिर पावर है किसकी? आपकी असेंबली की। वो रूल्स हो या ऑर्डिनेंस हो, हमारे लिए हम टैक्स की बात कर रहे हैं तो टैक्स का कानून उन्होंने बना दिया। अब उन्होंने कुछ पावर्स किसको दे दी? एफबीआर को। एफबीआर ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाए? एक एसआरओ और एक सर्कुलर। फिर एक तीसरे किस्म का डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है, आवाम के लिए नहीं है, उनके अंदर का डॉक्यूमेंट है, उनके डिपार्टमेंट्स का डॉक्यूमेंट्स है। फ़र्ज़ करें कि एक साहब अफसर लग जाते हैं एफबीआर में जाके। अब एफबीआर को इस साहब को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए उनके हेड ऑफिस से, या कुछ ये केस प्रोसीड कर रहे हैं, तो ये उनको इंटरनली एक लेटर लिखेंगे अपने महकमे को, लीगल विंग को, या जिस विंग के साथ इनको कुछ ज़रूरत है, पॉलिसी वालों के साथ है, ये कहेंगे यार ये मुझे मसला आ रहा है, इसमें मुझे हेल्प चाहिए, तो वो इनको जो इंटरनल जवाब देंगे तो उसको हम कहेंगे गाइडेंस टू इनकम टैक्स अथॉरिटी। इसको सर्कुलर लेटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सर्कुलर लेटर। लेकिन ये जनता के लिए नहीं होता, ये किसके लिए होता है? ये उनके इंटरनल जो अपनी उनकी टीम है उनके लिए होता है, ठीक है। तो आपका तीसरे किस्म का डॉक्यूमेंट वो कौन सा है? सर्कुलर लेटर या गाइडेंस टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। इसकी अगर बात करें तो भाईजान ये उसके जितने भी मुलाजमीन के लिए इशू किया जाएगा। ये कहेंगे मैं ऐसे करना चाहता हूँ, भाई ऐसे नहीं करना, तुमने ऐसे करना है, उन्होंने हेड ऑफिस ने इंस्ट्रक्शन जारी की तो इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज ही इज सबऑर्डिनेट, ठीक है। और इसमें नॉर्मली वो क्या कर रहे होते हैं? इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, या फिर क्या कर रहे होते हैं? गाइड कर रहे होते हैं। किसको? अपने उस टीम मेंबर को, अपने स्टाफ को, अपने उस बंदे को जिसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक हो गया। यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं कि हमें पता है कि एनुअल बजट स्टेटमेंट क्या है, कि असेंबली के सामने जो अगले 12 माह का इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब किताब रखा जाएगा। अब उस मकसद को अचीव कैसे किया जाएगा? आपके एग्जिस्टिंग लॉ में तब्दीलियां करके, जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंस एक्ट। उसके बाद सर मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और इनकम टैक्स रूल में डिफरेंस क्या है। एक सब्टेंटिव लॉ है और एक प्रोसीजर लॉ है। फिर मैंने आपको ये बताया कि आपका जो 3 डॉक्यूमेंट है जो एफबीआर जारी कर रहा है, एक कौन सा? सर्कुलर है, एक एसआरओ है और एक गाइडेंस टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज है। जो आपका एसआरओ है वो लॉ ही है, वो इक्विवेलेंट टू लॉ है। जो आपके सर्कुलर्स हैं वो किस लिए हैं? वो एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ है। और जो आपका लास्ट पॉइंट है गाइडेंस है, वो इंटरनल डॉक्यूमेंट है। और सर्कुलर कभी भी बाइंडिंग नहीं होता, सर्कुलर लेटर भी कभी बाइंडिंग हमारे ऊपर नहीं होता, वो तो इंटरनल होता है, वो तो हमें पता भी नहीं होता। और जो एसआरओ है वो हमारे ऊपर बाइंडिंग होता है। ठीक है, तो आज तक हमारी क्लास यहीं तक थी। ठीक है जी जी। वो भाई सीक्वेंस में नहीं होती, वहाँ पे जैसे जैसे जरूरत पड़ती, जो टॉप है वो मोस्ट अपडेटेड होगी। हाँ, उसमें पीछे एसआरओ का जिक्र भी होगा कि फलाने एसआरओ खत्म करके हम ये करने जा रहे हैं। जो टॉप पे होगी वो क्या होगा?